तो नरेश मस्के शिवसेना के सांसद यहां पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश इस पूरे मामले से की गई थी। हालांकि एटीएस चीफ करकरे उसके कुछ ही महीने के बाद मुंबई में जो टेरर अटैक हुए थे उसमें शहीद हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ आज आखिरकार उन्होंने जिस केस पर काम किया था उसका फैसला यहां पर आया हुआ है। सुनते हैं कि और कुछ प्रतिक्रिया इस बात को लेकर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो कि पहले रखे गए। मैं बहुत आज मैं बधाई देता हूं कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और अन्य लोगों को जिनके साथ न्याय हुआ है। हमारे गृहमंत्री ने अभी कल ही पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ा भगवा आतंकवाद, और पहले तो थ्योरी थी लेकिन यहाँ इन्होंने सिद्ध करके उनको फर्जी केस में फंसाया। 26/11 का मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। 3 दिन चला था, अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ कसाब जिंदा पकड़ा गया वहाँ पर कांग्रेसी नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, के रहमान साहब यहाँ 2 बार डिप्टी चेयरमैन रहे, और AR अंतोले साहब, इन लोगों ने कहा नहीं पाकिस्तान का खात नहीं है, क्लीन चिट दिया। और एक पुस्तक लिखाई अजीज बरनी सहारा एडिटर से कि ये जो है 26/11 RSS की साजिश, पुस्तक लिखाई गई RSS की साजिश 26/11, और उसका विमोचन माननीय दिग्विजय सिंह ने किया था मुंबई में और दिल्ली में किया था। तो ये नैरेटिव इनका चलता रहा और उसी नैरेटिव के तहत निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। आज न्याय मिल गया। आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, उस पर मोहर लग गई है। भगवा आतंकवाद को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष, बीजेपी नेता ब्रिजलाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट या केसचे रेकॉर्ड होते हे सुप्रीम कोर्टमध्ये पाठवले गेले होते आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या आरोपींचे वेगवेगळे अर्ज होते। मोका डिस्चार्जसाठी होता, UAPA साठी होता, अशा वेगवेगळ्या कारणाने ते होतं आणि त्यानंतर त्यामुळे ही केस डिले झाली। थँक्यू सर। थँक्यू सर। भाग्यश्री बाजूला भाग्यश्री तुझा बूम। तो चलिए सेशंस कोर्ट के बाद ये गहमा गहमी, कुल मिलाकर वकील ये कह रहे हैं कि इतना लंबा ये केस क्यों चला और उसको लेकर आखिरकार उनका 17 साल के बाद ये फैसला आता है, क्योंकि पहले मकोका कोर्ट के सामने ये मामला चल रहा था। NIA के पास ये केस ट्रांसफर होने के बाद मुंबई के सेशंस कोर्ट में जो NIA की अदालत है वहां पर ये मामला चल रहा था। एक बार फिर संक्षेप में नजर डालते हैं कि आखिरकार अदालत में क्या क्या हुआ है, आखिरकार बड़ी बातें जो अदालत में कही गई है। एक बार फिर आप अक्यूज जो इसमें थे, आरोपी थे, उन पर जरा नजर डालिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन इस पूरे मामले को लेकर अक्यूज थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्यूज नंबर 1 बरी कर दी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जिन पर आरोप था कि RDX इस पूरे हमले के लिए उपलब्ध कराना, उसकी उपलब्धता कराना, उनको भी बरी कर दिया गया है। उसके साथ साथ समीर कुलकर्णी, इस पूरे मामले में उन पर यह आरोप था कि कॉन्स्पिरेसी रचना और उसके साथ साथ पैसे मुहैया कराना। अजय राहिरकर, उनको भी इसमें बरी कर दिया गया है। सुधाकर चतुर्वेदी, इन पर भी आरोप था कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल थे, उनको भी बरी कर दिया गया। 7 आरोपी आखिर में बचे थे। 11 में से 7 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी बातें अदालत में आज क्या हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ अदालत ने क्या कहा है कि नो एविडेंस दैट पुरोहित ब्रॉट द RDX। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने RDX मुहैया कराया, उसका कोई भी सबूत, कंक्लूसिव सबूत ATS के तरफ से नहीं रखा गया या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तरफ से, NIA के तरफ से नहीं रखा गया। नो एविडेंस दैट पुरोहित असेंबल्ड द बॉम्ब। वो बॉम्ब बनाने में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की भूमिका थी, यह भी NIA साबित नहीं कर पाया। नो एविडेंस रिगार्डिंग हु पार्क द व्हीकल। जो मोटर बाइक पे जो ब्लास्ट हुआ था, वो मोटर बाइक किसने वहां पर लगाई थी, उसका भी कोई भी सबूत, कंक्लूसिव सबूत NIA के तरफ से इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि NIA इस मामले को चला रहा था। नो एविडेंस अबाउट हु पेल्टेड स्टोन्स, किसने वहां पर पथराव भी हुआ था, उसके बारे में भी कोई स्पेसिफिकली बातें नहीं रख पाई है। किसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया वहां पर ब्लास्ट के बाद में, ब्लास्ट की वजह से, उसका भी कंक्लूसिव सबूत नहीं रख पाया है। कई सारी और चीजें हैं। पंचनामा ठीक से नहीं हो पाया है, वो भी उसमें रखा गया। और उसके साथ साथ नो एविडेंस अगेंस्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अबाउट ओनरशिप ऑफ द व्हीकल, क्योंकि उस मोटर बाइक दरअसल नाम पर थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि वो कलसांगरा, जो एक आरोपी इस मामले में थे, जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, उसके बारे में किसकी वो बाइक थी, किसके साथ वो बाइक रही थी तब तक, इसके बारे में भी कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं रख पाए। हमारे साथ में ऋत्विक बालेकर इस वक्त मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ ऋत्विक जाने के पहले एक आखिर में एक छोटा सा कोट जो अदालत की तरफ से कहा गया है कि एक तो आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है, और उसके आगे उन्होंने कहा है कि देयर माइट बी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बट इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस। एक बहुत बड़ा नैरेटिव इसके पीछे साफ नजर आता है, लेकिन कोर्ट की भाषा में कंक्लूसिव एविडेंस भी होना चाहिए। जिस तरीके का यह केस खोला गया उसके वजह से शक जरूर पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एविडेंस के आधार पर हम उस पर जाएंगे। ऋत्विक बालेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ऋत्विक, और क्या जानकारी? एक के बाद एक वकील वहां पर प्रतिक्रिया अपनी रख रहे हैं। विद्या हमारे साथ इस वक्त है। विद्या, सातों एक्यूज्ड इसमें बरी कर दिए गए हैं, सातों आरोपी बरी कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से भी आपने बात की है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी वहां पर मौजूद थी, क्या प्रतिक्रिया उनकी थी, और खास करके अदालत ने एविडेंस को लेकर खास करके क्या कहा है? जरा संक्षेप में लोगों को बताइए। जी देखिए, अदालत ने जो आखिरी में वो लाइन कही जो आपने भी बोला कि दरअसल इतना बड़ा हादसा हुआ है, सोसाइटी को एक बहुत बड़ी इंजरी, अगर आप देखें तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसका कोई ना कोई तो जस्टिस मिलने के लिए किसी न किसी को तो होना चाहिए था। लेकिन इस मामले में जिस तरीके के एविडेंस लाने चाहिए थे वो एटीएस नहीं लेके आई है, एनआईए नहीं लेके आ पाई है, और इसी वजह से उनका कहना था कि सिर्फ परसेप्शन पे, सिर्फ एक मॉरल ग्राउंड पे कि भाई किसी को तो आरोपी साबित होना है, इसकी वजह से हम नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से एक एविडेंस जो कोजेंट एविडेंस के कि इस केस में आरडीएक्स कहां से लाया गया, किसने लाया, कहां बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहां प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक जो नंबर है, जो सीज नंबर है, वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोगों को अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि विद्या हमारे साथ में जुड़ी हुई है। विद्या, आप कुछ बता रही थी, एक अहम बात मुझे आपसे जाननी है। विद्या अगर हमारे साथ में है तो एक अहम बात आपसे मुझे जाननी है कि 2 एक्यूज्ड अभी भी एब्सकॉन्डिंग है इसमें, संदीप डांगे और कलसांगरा। इनके बारे में क्या कहा गया एनआईए की तरफ से? इनको ढूंढने में एनआईए ने क्या कोशिशें की है और उसके बारे में एनआईए की तरफ से क्या कहा गया? जी देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो बार बार यही कहती हैं कि वो अनवांटेड जो एक्यूज है इस मामले में उसको ढूंढ रहे हैं। तो अदालत ने भी आज यही कहा कि जब भी वो मिलेंगे तब उनके खिलाफ आप चार्जशीट फाइल करिएगा। अभी फिलहाल के लिए जो 7 हैं उनको तो बरी किया जाता है। और अदालत ने बरी करते समय सीधे कहा कि कोई किसी तरह का एविडेंस नहीं था। ये इस बात को कहना, आपने एक नैरेटिव तो बिल्ड कर दिया कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जब कश्मीर में थे वहां पे उन्होंने आरडीएक्स इकट्ठा किया, 80 kg आरडीएक्स इकट्ठा किया और वो यहाँ पर लेके आए, और उसके बाद यहाँ पर बॉम्ब बनाने में चतुर्वेदी का इस्तेमाल की मदद से बॉम्ब बनाया और उसको ट्रांसपोर्ट करके मालेगांव लेकर जहां पे ये बम धमाका हुआ। लेकिन अदालत ने सिर्फ पूरे इस वाकये के बारे में कहा कि इसमें एविडेंस किधर था। कोई विटनेस ये कहते हुए कि हाँ उसने देखा कि ये आरडीएक्स लेके आ रहे थे, ये कोई विटनेस की जिसने बताया कि हाँ बॉम्ब असेंबल किया गया था, चतुर्वेदी के घर पे हुआ था और पुरोहित की मदद से हुआ था, ये कोई एविडेंस दयानंद पांडे के और खास तौर से अगर लैपटॉप में एक एक्यूज्ड है, उनके लैपटॉप में वीडियो मिला था इस पूरे मामले का, जो मीटिंग हुई थी उसकी सीडी जो है वो खराब हो गई थी। उसको लेकर भी क्या अदालत ने आज कहा है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एविडेंस माना जा रहा था इसमें। और उसके साथ साथ जो टेलीफोन इंटरसेप्ट किए गए थे, सीडीआर उसके जो बनाए गए थे कि उस वक्त, उस मीटिंग के वक्त ये सारे एक्यूज्ड जो आज बरी हुए हैं वो उस मीटिंग के दौरान वहां पर मौजूद थे, उसके बारे में अदालत ने क्या कहा है? देखिए, अदालत में सीडी आया था, सीडी का कॉपीज डिफेंस को भी मिला था और कई सारे लोगों के पास वो सीडी की कॉपी थी। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन को केस पुट अप करना था तब वो सीडी टूट गई और प्रोसिक्यूशन ने कोई कदम ही नहीं उठाया उस सीडी को वापस एक सेकंड क्लैरिफाई लेना चाहता हूं इसको लेकर। एनआईए ने वो सीडी वहां पर रखी, एनआईए के तरफ से वो सीडी रखते समय वो टूट गई ऐसा उन्होंने कहा कि एटीएस के तरफ से जब सीडी रखना चाहिए था तब वो टूट गई ऐसा कहा उन्होंने?
जी देखिए, इस पूरे मामले में 2011 में एनआईए को केस चला गया था, लेकिन सारे जो एविडेंसेस हैं, जब ट्रायल पे ये चार्जशीट जब फाइल हुई थी तो चार्जशीट के साथ ही सारे एविडेंसेस सारे लोगों को दिए गए थे। यही वजह है कि वो सीडी सबके पास मौजूद थी, लेकिन जब अदालत में इसे पेश करने का समय आया तब पता चला कि वो तो सीडी टूट गई है। और उस समय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए और उनके जितने लोग हैं उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया उसको एक सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर उसे वापस पेश करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि जो कॉन्स्पिरेसीज हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, सिर्फ एक सबूत ये नहीं था, सबूत ये भी था कि कई सारे जो विटनेसेस थे उन्होंने एटीएस को बयान दिया था कि हाँ हम मौजूद थे, मैं चाय बांट रहा था, ये हो रहा था, मैं गया था उस मीटिंग में। लेकिन जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर किया था तो उन्होंने, आप टेक्निकली कह लीजिए, जो कई सारे विक्टिम्स बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन किया था। और उस री इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने वही विटनेसेस जिन्होंने एटीएस को स्टेटमेंट दिया था उनके स्टेटमेंट री रिकॉर्ड करके ये कहा था कि एटीएस ने हम पर दबाव डाला था, इसने हमने बोला, हम तो गए ही नहीं थे मीटिंग में। तो इस वजह से ये सारी मीटिंग, सीडी टूट गई, दूसरा ये विटनेसेस मुकर गए, तो कोई एविडेंस ही नहीं था कि इस तरह की ये मीटिंग हुई थी भोपाल की। और दूसरी जो मीटिंग्स थी उसका कोई एविडेंस भी बहुत नहीं था। और यही वजह है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो प्रूव ही नहीं कर पाई एनआईए। विद्या, आप पिछले 15 साल से ये केस कवर कर रही है, एक बहुत बड़ा एविडेंस इस मामले में रखा गया था। जरा दोबारा सुनते हैं कि वकील क्या कह रहे हैं, जरा एक बार फिर दोबारा सुनते हैं, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या भी आगे की रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का? आणि काय सांगाल, काय नेमकं जखमी आणि मृतांना देण्याच्या संदर्भात सरकारने मराठीत सांगा आता. असं आहे की या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट राजकीय लोकांकडनं यात येत होते, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या, त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय या सगळ्या याच्यातनं निघतो। चलिए, तो ये आरोपियों के वकील बता रहे हैं कि किस तरीके से आखिरकार अदालत में आज इस मामले में फैसला आया हुआ है। हमारे साथ आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट, इस वक्त जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ अदालत से इस वक्त मौजूद है, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे हम। आलोक कुमार जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे जजमेंट को लेकर। अदालत कह रहा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी वजह से शक जरूर पैदा होता है, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस इसमें नहीं आ पाया है, नंबर 1, और नंबर 2
जो वांटेड एक्यूज्ड है उसमें संदीप डांगे और कालसंगरा, उनको ढूंढने की कोशिश की जाए और जब वो मिले तब उनके बारे में अलग से चार्जशीट फाइल की जाए, यह भी एनआईए को कहा गया है।